हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अर्चना हैरी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग राज व्यवस्था एवं शासन पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम को। ये सीरीज सिविल सर्विसेज परीक्षार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। चलिए हम लोग पढ़ते हैं ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम को। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा कानून बनाने के प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियों देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई, जिसने वायसराय को आपातकाल में परिषद की संस्तुति के बिना अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। भारत परिषद अधिनियम 1919 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस अधिनियम के केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट की विवेचना करने तथा उस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों पर भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश शासन के लिए कानून
बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को दो भागों में आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और मजदूरों को इसमें सम्मिलित किया गया। इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इससे वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियल राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसके अंतर्गत शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। चलिए अब क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसमें भारतीय परिषद अधिनियम 1992 अभी आपने पढ़ा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत जनरल अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, तो ये सब में की गई थी। इसका ये डी ऑप्शन सही है। चलिए इसे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मैरुस ग्लेयर थे। उपर्युक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी उत्तर सही है। तो 1935 तो आपके ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसलिए सब सही है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो ये 1937 में किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित किया गया था। भारत के लिए व्याख्या देख लेते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अंतर्गत किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में भी बांटा गया: आरक्षित रिजर्वेड और हस्तांतरित विषय जैसे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? तो इसमें ऐसा ही है, भारत शासन अधिनियम 1935 जो कि आपने ऊपर देख चुके हैं। गर्मी हो रही है बाबा, पंखा चलाओ दो। उन्नीस सौ उन्नीस के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। निम्नलिखित में कूटों के आधार पर सही उत्तर को चुनिए। तो इसमें सी सही है, क्योंकि इसमें ए प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, ए भी ठीक है, और केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्तियों का हस्तांतरण, ए भी। तो इसमें 1 और 3 सही है। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश शासन के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेगू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्य में द्वैध शासन की स्थापना की गई। ऐसे प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासन को 2 श्रेणियों में बांटा गया: आरक्षित और हस्तांतरित। इस प्रकार हस्तांतरित विषयों के संबंध में केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया। जहाँ तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो यह प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियनों के लिए भी विस्तारित किया गया। भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई।
1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में 2 सदनी विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता था, जो 5 वर्ष के लिए होता था और इसके 60 सदस्यों में से 34 निर्वाचित तथा 26 मनोनीत सदस्य होते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा कहलाता था, जो 3 वर्ष के लिए होता था और इसके 144 सदस्यों में से 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत सदस्य होते थे। केंद्र में कौन सा एक्ट 2 सदनी विधायिका लाया? तो आप अभी पिछला क्वेश्चन देख चुके हैं, 1919 एक्ट लाया था। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। यद्यपि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए? 1926 और 1945 बी ऑप्शन सही। वर्ष 1926 और वर्ष 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा इसका प्रवर्तन किया गया था। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना संघीय न्यायपालिका केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें से उल्लिखित योजना पर आधारित है? भारत का सरकार अधिनियम 1935 के योजना पर आधारित है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों को से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थीं।
निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। कौन सी नहीं थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता इसमें से कौन सा नहीं था? तो अवशिष्ट विषयों प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, ये इसका पार्ट नहीं था। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था। 1935 अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था।